हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिहार डीएलएड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सेवा पूर्व 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के प्रथम वर्ष के किताब F1 समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ का यूनिट 2 का पार्ट 1 है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम लोग ये 5 क्वेश्चन हैं जिन्हें हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए उत्तर की ओर चलते हैं। प्रश्न 1, शिक्षा, विद्यालय तथा समाज के अंतर संबंधों की व्याख्या कीजिए। मानव मूलतः एक सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी है। वह स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है। बालक के जन्म के बाद शुरुआती चरण में वह परिवार के सदस्यों के बीच रहता है और इनके अनुरूप अपने आप को ढालता है। बाल्यावस्था के समय में वह विद्यालय जाना शुरू करता है तथा अपने आस पड़ोस से भी ज्ञानार्जन करता है। मूलतः शिशु जन्म के समय एक जैविक प्राणी के रूप में होता है। समाज उसे सामाजिक प्राणी बनाने की व्यवस्था करता है। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई जैविक प्राणी एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होता है समाजीकरण कहलाती है। समाजीकरण सामाजिक आशाओं व मान्यताओं के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के साथ आत्मीकरण करता है और समाज द्वारा एक जीवन सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। परिवार, आस पड़ोस के लोग, विद्यालय व समाज के अन्य इकाइयाँ निरंतर अपने तौर तरीकों, मान्यताओं व विश्वास के अनुरूप व्यक्ति को ढालने का प्रयास करती है। परंतु समाजीकरण की यह प्रक्रिया अंधानुकरण मात्र नहीं है, यह चयनात्मक एवं मूल्यांकनात्मक प्रक्रिया है। व्यक्ति समाज के उसी तौर तरीके को अपनाता है जो उसके मूल्यांकन के उपरांत अपनाने योग्य होता है। चूँकि व्यक्ति एक जीवंत व विवेकशील इकाई है, अतः न सिर्फ समाज से प्रभावित करता है वरन व्यक्ति भी समाज को प्रभावित करता है। उसके तौर तरीकों, मान्यताओं व विश्वासों में आवश्यक संशोधन करता है तथा कुछ नई बातों को जोड़ता है। सामान्यतया उसके संशोधन की आधारभूमि गहरे सामाजिक मूल्य ही होते हैं। वह ऐसे कार्यों को करने का जोखिम कम ही उठाता है जो समाज विरोधी कार्यों की श्रेणी में आते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित एवं प्रतिबंधित करती है। समाजीकरण की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है क्योंकि समाज के तौर तरीके, रीति रिवाज, मान्यताएं, प्रथाएं, मूल्य, विश्वास आदि भी चिरस्थायी नहीं है। इनमें मंथर गति से ही सही परंतु परिवर्तन होते रहता है। अतः व्यक्ति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि परिवर्तनशील दौर के साथ कुशल सामंजस्य स्थापित करें। इस प्रकार समाजीकरण जीवन पर्यंत व्यक्ति का समाज के अनुरूप चयनात्मक व मूल्यांकनात्मक अनुकूलन है। समाजीकरण की प्रक्रिया को मुख्यतः 2 स्तरों पर विभाजित किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक। प्राथमिक स्तर पर माता पिता, परिवार, आस पड़ोस तथा समुदाय जहाँ समाजीकरण के मुख्यतः सरल पक्ष से संबंधित हैं, वहीं द्वितीयक स्तर पर विद्यालय, धर्म व राज्य समाजीकरण के मुख्यतः जटिल पक्ष से संबंधित है। चूँकि समाज जटिल समग्र हैं, अतः उच्च स्तर के समाजीकरण हेतु समाज ने संचित ज्ञान, समझ, व्यापार, भाव, आस्था, विश्वास की शिक्षा दिए जाने के लिए विद्यालय नामक संस्था को जन्म दिया, जहां अध्ययन कर बालक समाज की विभिन्न जटिलताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने में दक्ष बन सके। इस प्रकार एक संस्था के रूप में शिक्षा व विद्यालय मूलतः उच्च स्तर के समाजीकरण के बड़े दायित्व का निर्वहन करते हैं। साथ ही समाज के रीति रिवाजों, मान्यताओं व मूल्यों आदि को संशोधित, निर्मित व पुनर्निर्मित भी करते रहते हैं। इस प्रकार शिक्षा व विद्यालय तथा समाज के मध्य परस्पर पूरकता का संबंध है। समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान बालक बालिका मुख्यतः 3 प्रकार के व्यवहारों प्रदर्शित करते हैं: संयोगपरक अनुकूलन, तटस्थ भाव
तथा विरोधी प्रतिक्रियाएं। समाज में संयोगपरक अनुकूलन प्रशासित है, जबकि तटस्थ भाव व विरोधी प्रतिक्रिया हतोत्साहित की जाती है व उनके व्यवहार परिवर्तन का निरंतर प्रयास किया जाता है। साथ ही समुदाय का यह भी आस्था होती है कि विद्यालय में ही उनके व्यवहार का समुचित रूपांतरण हो पाएगा। इस प्रकार समुदाय विद्यालय को समाजीकरण की उच्चकृत संस्था के रूप में देखता है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखने पर ऐसा लगता है कि आज का समाज विद्यालय के प्रति असंवेदनशील हो गया है। वह विद्यालय, खासकर सरकारी विद्यालय को अपना नहीं मान रहा है। पहले समुदाय विद्यालय को यह जानता था कि विद्यालय उसका अपना है, परंतु आज विद्यालय को यह सिद्ध करना पड़ रहा है कि वह समुदाय का समुदाय के लिए समुदाय द्वारा है। अतः एक संस्था के रूप में शिक्षा वो विद्यालय के समाज के प्रति भूमिका के संदर्भ में वर्तमान विद्यालयी व्यवस्थाओं को अवलोकन व तदनुरूप सुधार आवश्यक है। वहीं समाज को भी विद्यालय के प्रति उसकी भूमिकाओं के संदर्भ में जागरूक बनाने की जरूरत है। शिक्षाई विषयों में प्रकृति व समाज से जुड़ाव समाज से जुड़ाव के अवसर देने, विद्यालय आयोजनों में उसको व्यवहार में लाने तथा समाज के हार्दिक सहयोग के माध्यम से ही समाजीकरण की प्रक्रिया बेहतर संचालित हो सकती है। परंतु आवश्यक यह भी है कि समाजीकरण की प्रक्रिया लोकतांत्रिक हो, उसमें तमाम मतों, विचारों, भावनाओं वो संवेदनशीलताओं के लिए भी कहीं ना कहीं स्थान हो, फिर चाहे वह उन बच्चों द्वारा ही क्यों ना दिया गया हो जो उस समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। प्रश्न 2, समाज में विद्यालय का क्या स्थान है, उसके महत्व एवं आवश्यकता की चर्चा कीजिए। समाज में विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा की प्रगति तो विद्यालय द्वारा की जाने वाली शिक्षा के द्वारा ही संभव है। विद्यालय की स्थापना भी इसलिए की जाती है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। एस बालकृष्ण जोशी ने 2 कदम बढ़कर कहा है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभाओं, न्यायालयों, फैक्ट्रियों से नहीं वरन विद्यालयों से होता है। वास्तव में व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगति के लिए विद्यालय अति आवश्यक है। इसलिए किसी भी सामाजिक ढांचे में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। टीपीएनएन ने भी कहा है कि एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के वे अंग हैं जिनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसके भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी रखना। अन्य दृष्टियों से भी समाज में विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे समाज की निरंतरता का विकास। विद्यालय एक प्रमुख संस्था है। शिक्षा की प्रक्रिया सामाजिक होने के कारण विद्यालय सामुदायिक जीवन का वह स्वरूप है जिसमें समाज की निरंतरता और विकास के लिए सभी प्रभावपूर्ण साधन केंद्रित होते हैं। विद्यालय के दूसरे महत्व के कारण टीपी नन ने लिखा है, विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति को आदर्श लघु रूप होना चाहिए। पॉइंट 2, शिक्षित नागरिक का निर्माण। विद्यालय ही एकमात्र वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षित नागरिकों का निर्माण किया जा सकता है। यदि एक देश के समस्त बालकों को एक निश्चित आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है तो वह अस्थायी रूप से शिक्षित हो जाते हैं। साक्षर होने के साथ साथ उनमें धैर्य, सहयोग, उत्तरदायित्व आदि गुणों का विकास होता है। इस प्रकार बड़े होकर बालक राज्य के उपयोगी नागरिक सिद्ध होते हैं। पॉइंट 3, विशाल सांस्कृतिक विरासत। आज की सांस्कृतिक विरासत बहुत विशाल हो गई है। उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान, कुशलताओं और कार्य करने की विधियों का समावेश हो गया है। ऐसी विरासत की शिक्षा देने में व्यक्ति अपने को असमर्थ पाते हैं, अतः उन्होंने यह कार्य विद्यालय को ही सौंप दिया गया है। पॉइंट 4, आदर्शों व विचारधाराओं का प्रसार।
राज्यों के आदर्शों और विचारधाराओं को फैलाने के लिए विद्यालय को अति महत्वपूर्ण साधन माना गया है। इसलिए सभी प्रकार के राज्यों, लोकतंत्रीय, फासिस्टवादी आदि में विद्यालय का स्थान गौरवपूर्ण है। पॉइंट 5, विशिष्ट वातावरण की व्यवस्था। विद्यालय छात्रों को एक विशिष्ट वातावरण प्रदान करता है। वह वातावरण शुद्ध, सरल और व्यवस्थित होता है। इसमें छात्रों की प्रगति पर स्वस्थ और शिक्षाप्रद प्रभाव पड़ता है। ऐसा वातावरण शिक्षा का और कोई साधन नहीं प्रदान कर सकता है। पॉइंट 6, जीवन की जटिलता। आज का जीवन प्राचीन काल के जीवन के समान सरल और सुखमय नहीं है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, आर्थिक विफलता तथा सुविधाजनक अन्य सामानों की कमी के कारण जीवन बहुत कठिन हो गया है। मनुष्य को अपने कार्यों से इतनी फुर्सत नहीं मिलती है कि वह अपने बच्चों की शिक्षा की देखभाल कर सके, इसलिए उसने यह कार्य विद्यालय को सौंप दिया है। पॉइंट 7, बहुमुखी सांस्कृतिक चेतना का विकास। विद्यालय में विभिन्न परिवारों, समुदायों और संस्कृतियों से छात्र आते हैं। परस्पर संपर्क के कारण उनमें एक दूसरे के सांस्कृतिक गुण आ जाते हैं। अतः विद्यालय को छात्रों का बहुमुखी संस्कृति का विकास करने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। पॉइंट 8, व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास। घर, समाज, धर्म आदि शिक्षा के अच्छे साधन हैं, पर इनका न तो कोई निश्चित उद्देश्य होता है और न ही पूर्व नियोजित कार्यक्रम। फलतः कभी कभी बच्चों के व्यक्तित्व पर उनका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत विद्यालय का एक निश्चित उद्देश्य पूर्व नियोजित कार्यक्रम होता है। परिणाम स्वरूप इसका बालक पर अति उत्तम प्रभाव पड़ता है और उसके व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास होता है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर विद्यालय के स्थान, महत्व और आवश्यकता को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। पॉइंट 9, विद्यालय घर की अपेक्षा शिक्षा का उत्तम स्थान है। विद्यालय घर की अपेक्षा शिक्षा का उत्तम स्थान है। कारण यह है कि विद्यालय में विभिन्न आदतों, रुचियों और दृष्टिकोणों को बालक आते हैं। अतः परस्पर संपर्क के कारण बालक उन बातों को सीखते हैं जिन्हें वे घर के चारदीवारी के अंदर सीख सकते हैं। यदि बालकों को संसार के ढंग से परिचित करना है तो पहले उन्हें उनको सामाजिक शिष्टाचार और सहानुभूति सिखानी है, तथा यदि उनकी निष्पक्षता और सहयोग के महत्व को बताना है तो उनको घर से बाहर विद्यालय में भेजना अनिवार्य है। पॉइंट 10, शिक्षित नागरिकों का निर्माण। विद्यालय ही एकमात्र वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षित नागरिकों का निर्माण किया जा सकता है। यदि एक देश के समस्त बालकों को एक निश्चित आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है तो वे अस्थायी रूप से साक्षर हो जाते हैं। साक्षर होने के साथ साथ उनमें धैर्य, संयोग, उत्तरदायित्व आदि गुणों का विकास होता है। इस प्रकार बड़े होकर बालक राज्य के उपयोगी नागरिक सिद्ध होते हैं। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर विद्यालय के स्थान, महत्व और आवश्यकताओं को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। वास्तव में व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगति के लिए विद्यालय अति आवश्यक है। इसलिए किसी भी सामाजिक ढांचे में इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। प्रश्न 3, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें, अथवा विभिन्न कारकों की भूमिका एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए जो विद्यालय में बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अथवा विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। उत्तर, हमारे बचपन के शुरुआती दिनों में परिवार एवं आस पड़ोस तक ही सीमित रहते हैं। इस परिवार व आस पड़ोस में बच्चों के समाजीकरण का प्रथम चरण चलता है, परंतु वहाँ उनको उतनी विविधताओं का सामना नहीं करना पड़ता जितनी विविधताएं उन्हें विद्यालय में मिलती है। विभिन्न भिन्न उम्र, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति, आचार व्यवहार, आर्थिक सामाजिक दशा आदि से संबंधित बच्चों, शिक्षकों तथा वे अन्य कर्मचारी आदि की मौजूदगी बच्चों के लिए समाज के एक लघु रूप का बिंब प्रस्तुत करता है।
इस प्रकार समाजीकरण हेतु बच्चों को विद्यालय में ज़्यादा अवसर प्राप्त होता है। विद्यालय में बच्चे न सिर्फ समाज के विविध रूपों से परिचित होते हैं, वरन विभिन्न प्रकार के गतिविधियों, आयोजनों और भूमिकाओं से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। प्रार्थना, योग, व्यायाम, खेलकूद, कक्षा शिक्षण, सांस्कृतिक गतिविधियों, बागवानी, वृक्षारोपण, प्रभात फेरी, रैलियों, विभिन्न दिवसों को मनाए जाने हेतु आयोजित कार्यक्रमों तथा अपने साथी समूह, शिक्षकों व अन्य लोगों के साथ होने वाले संवादों, वस्तुओं के आदान प्रदान आदि के माध्यम से, और विद्यालय प्रतिनिधि, कक्षा प्रतिनिधि, बाल संसद वो विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में मिलने वाले भूमिकाओं व उत्तरदायित्व आदि के माध्यम से बच्चों के अंदर संवेदनशीलता, मैत्री, समूह भावना तथा परस्पर सहयोग व जिम्मेदारी की भावना का विकास होता है। बच्चे के विद्यालयी जीवन में ऐसे अनेक कारक मौजूद होते हैं जिनके माध्यम से समाजीकरण की प्रक्रिया संचालित होती है, परंतु कभी कभी विद्यालय में बच्चों के समाजीकरण का यह प्रक्रिया सहभागात्मक की बजाय दमनकारी स्वरूप धारण कर लेती है। बच्चों की समझ व संवेदनाओं का महत्व न देते हुए विद्यालयी घटक अपनी निर्मित आधारों के अनुरूप अनुकूलन हेतु बच्चों को बाध्य करते हैं। यह स्थिति बालक के मन को गंभीर कुंठाओं व अंतर्विरोधी से भर देती है, और कभी कभी बच्चा परिवार, आस पड़ोस के माध्यम से स्वाभाविक ढंग से सीखे हुए व्यवहारों व मूल्यों को भुलाकर नकारात्मक व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार दमनात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण, पूर्ण समाजीकरण के प्रभाव को नष्ट करने वाला तथा नकारात्मक समाजीकरण, त्याज्य व निषेधित व्यवहार प्रतिमान को ग्रहण करना की दिशा की ओर ले जाने का काम करने लगती है। अतः विद्यालयी वातावरण में चलने वाले सौदेश्य समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चों की समझ व संवेदनाओं के लिए भी जगह होनी चाहिए, ताकि यही सही मायने में यह प्रक्रिया बाध्यकारी होने के बजाय लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप चयनात्मक व मूल्यांकनात्मक हो सके। अतः विद्यालयों में एक समझ विकसित करने की आवश्यकता है कि बच्चे भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान हैं। विद्यालय जीवन के विभिन्न कारक बच्चों के समक्ष सामाजिक अंतःक्रिया के विभिन्न अवसर प्रस्तुत करते हैं। यह सामाजिक अंतःक्रिया मूलतः सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, व्यवस्थापन तथा आत्मसातीकरण के रूप में होती है। शिक्षा, शिक्षण व विद्यालय की व्यवस्था समाज ने अपनी आशाओं के अनुरूप किया है। चूँकि समाज जीवंत है, अतः उसकी आशाएं भी चिरस्थायी नहीं है। अतः समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति वो समान सोच वो समझ रखने वाला उनका समूह निरंतर सामाजिक आशाओं को संशोधित, निर्मित, पुनर्निर्मित करते रहता है। इस प्रकार शिक्षा, शिक्षण, विद्यालय व्यवस्था के आधार, संदर्भ, लक्ष्य, उद्देश्य वो दिशा निरंतर संशोधित, निर्मित व पुनर्निर्मित होते रहते हैं। हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन तथा चिंतन शिक्षा, शिक्षण व विद्यालयों की दिशा तय करते हैं। चूँकि हमारा समाज ग्रामीण, शहरी, नगरीय, पिछड़े, मध्यम वर्ग तथा अगड़े, आर्थिक सुविधा संपन्न, सामान्य व सुविधाहीन, राजनीतिक समझ व शक्ति संपन्न, समर्थक व हाशिए पर जीने वाला और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों व भाषाओं वाला, अतः राज्य द्वारा विकसित व पोषित शिक्षा, शिक्षण व विद्यालयों के स्वरूप व दशा में भी पर्याप्त विभिन्नताएं हैं। इस प्रकार इनके संदर्भ में किन्हीं निश्चित सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक आधारों की सर्वव्यापकता को स्थापित करना व सामान्यीकृत निर्णय लेना उचित नहीं होगा। परंपरा व रूढ़ियों द्वारा स्थापित वाद और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व व न्याय की मान्यता वाले लोकतांत्रिक मूल्यों के रूप में प्रतिवाद की द्वंद्व से उपजा संश्लेषणात्मक संवाद ही शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालयों के लिए आधार प्रस्तुत करता है। चूँकि विद्यालय भिन्न भिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक परिवेश में स्थापित है, अतः उनके संश्लेषण का स्वरूप भी भिन्न भिन्न है। इसलिए एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने विद्यालय को
वहाँ के परिवेश के अनुरूप समझे, वो तदनुरूप वहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ वो व्यवहार को विकसित करने का वातावरण तैयार करें। अतः विद्यालय जहाँ स्थित है उस जगह के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, वहाँ घटने वाली प्रमुख घटनाओं, वहाँ के समुदाय की मान्यताओं व विश्वासों, वहाँ के लोगों की आशाएं, वहाँ के प्रभुत्व वर्ग की प्रभुताओं के कारण वह उस वर्ग का समुदाय के प्रति मतों, वो अभिवृत्तियों, वहाँ हाशिए पर जीने वाले लोगों की पीड़ाओं, वो समस्याओं तथा प्रभुता संपन्न लोगों के प्रति उनकी अभिवृत्तियों आदि की समझ वहाँ के शिक्षक को आवश्यक रूप से विकसित करनी पड़ेगी, ताकि वहाँ के बच्चों के विकास तथा विद्यालय व समाज के परस्पर जुड़ाव हेतु अपनाई जाने वाली रणनीतियों व व्यूह रचनाओं के निर्माण में उपरोक्त समझ का सदुपयोग किया जा सके। शिक्षक संस्था के रूप में शिक्षा वो शिक्षाई विषय वस्तु है जो विद्यालय व्यवस्था के केंद्र में है, जिसके इर्द गिर्द विद्यालय का समस्त आयोजन संचालित हो रहा है। समाज अपनी क्रमशः बदलती जरूरतों, मान्यताओं वो विश्वासों के अनुरूप शिक्षा के स्वरूप को निर्मित करते रहता है और इस प्रकार शिक्षाई विषय वस्तु में भी आवश्यक परिवर्तन होते रहता है। अतः शिक्षाई विषय वस्तु स्वतंत्र न होकर समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था व राजनीतिक सापेक्ष है। समाज की आशाएं वो जरूरतें, संस्कृति की मान्यताएं वो विश्वास, अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं तथा राजनीतिक की दृष्टि आदि शिक्षाई विषय वस्तु को तय करते हैं। अतः हमें शिक्षाई विषय वस्तु को इस विस्तृत दृष्टिकोण से देखना होगा, ताकि आवश्यकता व उपयोगिता के आधार पर निरंतर इसका आकलन, मूल्यांकन होता रहे और इस प्रकार अनुपयोगी विषय वस्तु के पीछे छात्रों, विद्यालयों व शिक्षकों के लगने वाले समय व श्रम को बचाया जा सके। प्रश्न 4, समाज की सृष्टि तथा समाज की सृष्टा के रूप में विद्यालय की भूमिका की विवेचना कीजिए, अथवा समाज के विकास में विद्यालय के कार्यों का वर्णन कीजिए, अथवा विद्यालय समाज का समाज के लिए तथा समाज के द्वारा है स्पष्ट करें। उत्तर को समाज की सृष्टि के रूप में विद्यालय की भूमिका। प्राचीन काल में मानव का सामाजिक जीवन बड़ा ही सरल था। उस बालक को जिसे व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं की अपेक्षा होती थी, उसकी पूर्ति परिवार अपने अनुभव के आधार पर करता था। तत्पश्चात इस उद्देश्य की पूर्ति दिवालियों अथवा गिरजाघरों के धार्मिक कृतियों द्वारा की जाने लगी। जब तक किसी का व्यवसाय अथवा व्यापार घर अथवा गांव में चलता था, तब तक परिवार तथा देवालय बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। समय के साथ समाज का आकार बढ़ा, तब उन्होंने अपने उचित शिक्षा के लिए विद्यालय की रचना की। अन्य साधन अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा कार्य में योगदान देते रहे, किंतु स्कूल प्राथमिक, प्रत्यक्ष और अज्ञात रूप से शिक्षा कार्य में लग गया। गिनती और लिपि के विकास के फलस्वरूप इसका जन्म हो पाया। भारत, मिस्र, यूनान, चीन, रोम, बेबीलोन सभी प्राचीन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध देशों में स्कूल का विकास हुआ। विद्यालयों की स्थापना होने पर भी वहाँ केवल राजा महाराजाओं व कुलीन वंशजों को ही शिक्षा दी जाती थी। जनसाधारण तथा सार्वजनिक शिक्षा का प्रचार प्रजातंत्र की देन है। जैसे जैसे समाज में प्रजातंत्र की भावना फैलती गई, वैसे वैसे शिक्षा सार्वजनिक बनती गई। स्कूल प्रथा का विकास। संसार के प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगरों जैसे भारत, चीन, मिस्र, बेबीलोनिया, यूनान, रोम आदि में सबसे पहले स्कूल का सूत्रपात हुआ। इन दिनों बालकों को केवल सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती थी। उन्हें भाषा, धर्म, दर्शन शास्त्र, गणित आदि से परिचित कराया जाता था, किंतु इस प्रकार के विद्यालय सबके लिए सुलभ नहीं थे। भारत में इस प्रकार की शिक्षा ब्राह्मणों तथा उच्च वर्गों तक ही सीमित था। आगे चलकर सामान्य जनसमूहों के बच्चों के लिए भी विद्यालय खोले जाने लगे और औपचारिक
शिक्षण संस्थाओं का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज ही विद्यालय का निर्माता है और विद्यालय का जो रूप हम देखते हैं उसके विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खो समाज की स्रष्टा के रूप में विद्यालय की भूमिका। समाज के लिए स्रष्टा के रूप में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय अपने रचनात्मक कार्यों के द्वारा समाज को आगे बढ़ा सकता है तथा अपनी अमिट छाप समाज पर छोड़ सकता है। स्कूल एक सामाजिक संस्था है जिसका उद्देश्य केवल इतना ही नहीं कि कतिपय सामाजिक कार्य में आवश्यकता की पूर्ति करे। स्कूल केवल औपचारिक शिक्षा का केंद्र नहीं, वरन वहाँ पर बालकों को समाज में रहने की शिक्षा मिलती है। वहाँ उसको सुसंस्कृत तथा आदर्श नागरिक बनाया जाता है। विद्यालय एक लोक संस्था है। एक लोक संस्था के लिए यह जरूरी है कि वह लोगों की आवश्यकताओं तथा समस्याओं पर केंद्रित हो। उसका पाठ्यक्रम उसके जीवन का आदर्श हो, उसके कार्य की विधि उन्हीं के अनुसार हो, वह जाति के जीवन और चरित्र को प्रतिबिंबित करने वाला हो। स्कूल की शिक्षा का सामाजिक वातावरण के साथ गहरा संबंध है, तभी विद्यालय समाज के स्रष्टा के रूप में अपने उत्तरदायित्व का पालन कर सकता है। समाज के विकास में विद्यालय का कार्य। समाज के विकास के लिए विद्यालय को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। पहला पॉइंट, स्कूल समाज की आवश्यकताओं और उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर अवलंबित होकर कार्यशील बने। स्थानीय जाति और उसका वातावरण स्कूल के लिए एक सुव्यवस्थित विषय क्रम उपस्थित करता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि स्कूल स्थानीय जाति की आवश्यकताओं और रुचियों का परीक्षण एवं प्रशंसा करके समुचित रूप से उनकी सेवा में तत्पर हो जाए। वह अपने रचनात्मक और सहपाठ्यक्रम क्रियाकलापों द्वारा भी उन आवश्यकताओं की पूर्ति में तत्पर हो जाए। स्कूल बालकों की किताबी अथवा कतिपय पाठ्यक्रम संबंधी कलाओं की या रचनाओं के ज्ञान तक ही अपने को सीमित न रखे, अपितु वह बालकों की सामाजिक रुचियों की भी पूर्ति करे। पॉइंट 2, स्कूल अनेक प्रकार से समाज का सहयोग प्राप्त कर सकता है। स्कूल अनेक प्रकार का सहयोग अपने यहाँ के समारोह तथा कार्यक्रमों के अवसर पर समाज से प्राप्त कर सकता है। यह तभी संभव है जब दोनों में पारस्परिक संबंध हो। इस प्रकार जब स्कूल और समाज में पारस्परिक विचारों का आदान प्रदान होगा तब सामाजिक संपर्क बढ़ेगा। पॉइंट 3, यह जरूरी है कि समाज की बहुमुखी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाए। पाठ्यक्रम सामाजिक परिवेश अथवा आवश्यकता पर आधारित हो। पॉइंट 4, विद्यालय का उद्देश्य समाज के अभ्युदय की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। स्कूल का कर्तव्य है कि वह सामाजिक बुराइयों के प्रति समाज को जागरूक बनाए। वह जुआ, दहेज, ऋण, नशाखोरी, मुकदमेबाजी आदि दुर्गुणों से बचने के लिए समाज पर प्रभाव डाले तथा सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य आदि विकासात्मक कार्यों में समाज का नेतृत्व तथा सहयोग करें। पॉइंट 5, विद्यालय समाज का लघु रूप है। एक छोटा, सुंदर, सुव्यवस्थित समाज वह है जिसके दायरे में बहुत कुछ सिखाया जाता है। स्कूल एक आदर्श समाज है जिसके द्वारा समस्त अच्छाइयों और गुणों को आत्मसात कराया जाता है। जनतंत्र विद्यालयों में विद्यार्थियों को स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए जिसे वे जीवन पर्यंत ना भूलें। समुन्नत व्यक्तित्व तथा सुसंस्कृत जीवन बिताने की शिक्षा देना स्कूल का कर्तव्य है। स्मिथ ने ठीक ही कहा है कि विद्यालय सभ्य मनुष्यों के द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य युवक की तैयारी में मदद करना है, जिससे वह समाज में अच्छी तरह व्यवस्थित हो सके और उसका ये योग्य और कुशल सदस्य बन सके। पॉइंट 6, बिलार्ड ने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति की व्यापक दृष्टि से विचारे हुए सामाजिक संबंध के बीच सफलतापूर्वक भाग लेना सिखाया जाता है। विद्यालय ऐसे ही महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए जन्मा है। विद्यालय का कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों
को पाठ्य विषयों के अतिरिक्त बौद्धिक प्रशिक्षण, चरित्र शिक्षा, सामाजिक जीवन शिक्षण, देशभक्ति की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की शिक्षा दें। पॉइंट 7, अनौपचारिक रूप से विद्यालय को खेलकूद, समाज सेवा, नाटक, कहानी, कविता आदि की प्रतियोगिता और अनेक सहगामी क्रियाशीलों की व्यवस्था करनी चाहिए। नन महोदय ने इस क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि विद्यालय को सर्वप्रथम एक शिक्षण स्थान के रूप में नहीं सोचना चाहिए, वरन वह ऐसा स्थान है जहां बच्चे किसी विशेष क्रिया में अनुशासित किए जाते हैं, विशेष क्रियाएं जो व्यापक संसार में अधिक और अस्थायी महत्व की है। उपयुक्त कार्यों के द्वारा ही विद्यालय समाज में स्रष्टा रूप में अपने को सक्षम बना सकता है। उपयुक्त कार्यों के द्वारा ही विद्यालय समाज के स्रष्टा रूप में अपने का सक्षम बना सकता है। प्रश्न 5, विभिन्न विद्वानों के अनुसार विद्यालय के कार्यों का वर्णन कीजिए। टॉमसन के अनुसार विद्यालय के कार्य: मानसिक प्रशिक्षण। मानसिक प्रशिक्षण का अर्थ है पुस्तकीय ज्ञान और तर्क शक्ति का विकास। विद्यालय का यह कार्य संकुचित तो है पर साथ ही आवश्यक भी। पॉइंट 2, चारित्रिक प्रशिक्षण। चारित्रिक प्रशिक्षण विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्राचीन समय के सरल समाज में समाज द्वारा चारित्रिक प्रशिक्षण दिया जाना संभव था, पर आज के जटिल समाज में यह संभव नहीं है। अतः यह कार्य प्रशिक्षण द्वारा किया जाना चाहिए। पॉइंट 3, सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण। विद्यालय को सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण देना चाहिए। अतः विद्यालय ऐसे वातावरण प्रदान करे जिसमें रहकर छात्र स्वाभाविक जीवन व्यतीत कर सके। पॉइंट 4, राष्ट्रीय गर्व व देश प्रेम का प्रशिक्षण। राष्ट्रीय गर्व और देश प्रेम दो ऐसी श्रेष्ठ भावनाएं हैं, इनके बिना छात्र उच्च आदर्शों को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः विद्यालय को इन भावनाओं को विकसित करना चाहिए, पर ये भावनाएं केवल शुद्ध रूप में ही विकसित की जानी चाहिए, अन्यथा ये अन्य राष्ट्रों के लिए अहितकर सिद्ध हो सकती है। पॉइंट 5, स्वास्थ्य व स्वच्छता का प्रशिक्षण। हमारी सभ्यता ने पहले की अपेक्षा लोगों को अधिक संख्या में नगरों में बसा दिया है। यहाँ वे अस्वस्थ और अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते हैं। अतः आवश्यक है कि विद्यालय छात्रों को स्वस्थ और स्वच्छता का प्रशिक्षण दे। ब्रे बेकर के अनुसार विद्यालय के कार्य। पॉइंट 1, संरक्षण कार्य। हमारी सामाजिक संस्कृति बहुत मुसीबतों और बलिदानों द्वारा प्राप्त की गई है। यदि भावी पीढ़ी को न बता सकने के कारण इसका कोई भी अंश नष्ट हो गया तो यह बहुत दुख की बात होगी। अतः विद्यालय को इसकी शिक्षा देकर इसे सुरक्षित रखना चाहिए। सांस्कृतिक आदर्शों द्वारा ही ये सुरक्षित रखे जाते हैं, इसलिए विद्यालय में सांस्कृतिक संरक्षण के कार्य की उपेक्षा नहीं कर सकता है। पॉइंट 2, प्रगतिशील कार्य। प्रगतिवादियों का मत है कि यह सोचना कि विद्यालय संस्कृति को नष्ट होने से बचा सकता है उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना कि यह सोचना कि औषधि मनुष्य को मरने से बचा सकती है। अतः उनका कथन है कि विद्यालय संस्कृति को सुरक्षित रखने की अपेक्षा समाज को प्रगति की ओर ले जाने का कार्य करे। विद्यालय नए विचारों और कार्यक्रमों को अपनाकर समाज के ढांचे और आदर्शों को समाज के अनुसार परिवर्तित कर सकता है। पॉइंट 3, निष्पक्ष कार्य। कुछ व्यक्तियों का मत है कि विद्यालय को निष्पक्ष कार्य करने चाहिए। उसे सांस्कृतिक सुरक्षा, नवीन विचारों, राजनीतिक आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखना चाहिए। उसका स्थान सांस्कृतिक मामलों से ऊपर है। उसका प्रमुख कार्य अनंत मूल्यों और सत्यों को शिक्षा देना है। अतः उसमें किसी मामले के पक्ष या विपक्ष में शिक्षा नहीं देनी चाहिए। पारंपरिक विद्यालयों के स्वरूप में बदलाव ने उसके कार्यों में बदलाव ला दिया है। आज उससे निम्नलिखित कार्यों को करने की अपेक्षा की जाती है।
पहला पॉइंट, अपने समाज की संस्कृति को हस्तांतरण करना और उसका संरक्षण करना। पॉइंट 2, दिन प्रतिदिन के नवीन विज्ञान को प्रदान करना। पॉइंट 3, नवीन विज्ञान के माध्यम से छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। पॉइंट 4, संस्कृति का नवीनीकरण करना। पॉइंट 5, बच्चों में सामाजिक आदतों का विकास करना। पॉइंट 6, समाज को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी वातावरण के प्रति छात्रों को सजग बनाना। पॉइंट 7, सामाजिक समस्याओं की समझ उत्पन्न करके उन्हें संवेदनशील बनाना। पॉइंट 8, सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, साथ ही उन्हें सामाजिक पुनर्निर्माण, सोशल रिकंस्ट्रक्शन के लिए तैयार करना। पॉइंट 9, लोकतांत्रिक ढांचे के अनुसार एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। पॉइंट 10, सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति निष्ठावान तथा उसके संवाहक के रूप में तैयार करना। पॉइंट 11, समाज में फैली कुरीतियों का विरोध करने की क्षमता उत्पन्न करना। पॉइंट 12, समाज में आने वाले व्यक्तियों के लिए तैयार करना। पॉइंट 13, सामाजिक विघटन की प्रक्रिया एवं उसके रूप को समझने के योग्य बनाना। पॉइंट 14, अंतर्राष्ट्रीयता की दृष्टि से एक सूझबूझ वाले मानव के रूप में उसका निर्माण करना। पॉइंट 15, समाज की दृष्टि से उसमें उत्पादक क्षमता का विकास करना। पॉइंट 16, उसे एक सृजनशील एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति बनाना। इसके लिए उसे विद्यालय को बच्चे की रुचियों, आवश्यकताओं, संकल्पों, योग्यता आदि को ध्यान में रखकर उनके विकास को मार्गदर्शित करना। पॉइंट 17, विद्यालय बौद्धिक विकास के साथ साथ छात्रों के शारीरिक विकास के लिए भी कार्य करें। इसके लिए वे खेलकूद, शारीरिक व्यायाम, योग आदि की व्यवस्था करें। ऐसा करके वह बच्चों में खेल भावना, संघर्ष करने की आदत, समूह में काम करने की आदत तथा सुरक्षा के आदतों का विकास करने में सहायता दे सकता है। पॉइंट 18, कल्पना शक्ति, सौंदर्य अनुभूति तथा सामूहिक भावना के विकास के लिए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन एवं संचालन तथा विकास के अवसरों को प्रदान करना चाहिए। पॉइंट 19 विद्यालय को आने वाले बदलाव या आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को स्वीकार करने के लिए समाज की मनोवृत्ति को नया मोड़ देना पड़ता है, अतः उसमें एक सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए। इसके लिए उसे निम्न बिंदुओं की ओर अपनी भूमिका का निर्वाह करना होता है। वैज्ञानिक एवं लोकतांत्रिक मनोवृत्ति का विकास करना, शारीरिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश के प्रति जागरूकता विकास करना, शारीरिक श्रम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकसित करना, धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का विकास करना, देश की एकता, उसके सम्मान और विकास को बनाए रखने के लिए समर्पण की भावना विकसित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना। हेलो गाइस, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।